देखिए, भारत देश एक सेक्युलर देश है और एटलीस्ट हमें ये हमेशा पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। लेकिन देखिए, सच्चाई ये है कि असलियत में भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो उतना ही यूजलेस है जितना जीन्स का ये वाला पॉकेट यूजलेस है। मतलब व्हाट्स द पॉइंट? तो आज मैं आपको इस भारतीय सेक्युलरिज्म की सच्चाई बताना चाहता हूं। तो आइए साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज का ये शो देखने के लिए और आज मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो आपको याद होगा ही, कुछ दिनों पहले हरिद्वार में एक रैली ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ काफी डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट्स दिए गए थे। लोगों ने मुसलमानों को मारने की क्लियर बातें की थी। लोगों ने कहा था मुसलमान को मार के जेल में जाने के लिए हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा था कि भारत के मुसलमानों के साथ उसी तरह की एथनिक क्लेंजिंग करनी चाहिए जिस तरह से म्यांमार में हुई है। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं मैं यहाँ पर बैठ के उन चीजों को डिफेंड तो करने वाला हूँ नहीं। देखिए, जो चीजें गलत है उनको गलत बोलना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं उनके खिलाफ बिल्कुल क्लियर पनिशमेंट होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि देखिए, अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ किसी ने दिए होते तो आप सबको गुस्सा आता। सेम चीज ये बुल्ली बाय डील्स वाले ऐप के साथ भी है। ये बिल्कुल एक डिस्गस्टिंग ऐप है। जिसने भी इसको डेवलप किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। उनका क्या रिलीजियस बैकग्राउंड है इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये हरिद्वार हेट असेंबली के खिलाफ और ये बुल्ली बाय डील्स वाला जो ऐप है उसके खिलाफ जो रिएक्शन हुआ है मीडिया का, हमारे इंटेलेक्चुअल्स का, वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। काफी वाइड स्प्रेड कवरेज मिली है इन दोनों चीजों को। भारत के बड़े बड़े पब्लिकेशंस में कवर किया गया है, यहां तक बड़े बड़े इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में कवर किया गया है, जैसे कि बीबीसी, जैसे कि वॉशिंगटन पोस्ट, जैसे कि टेलीग्राफ, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स। यहां तक कि टेनिस लेजेंड मार्टिना नवरातिलोवा ने भी इस बारे में ट्वीट कर दिया। बताइए, इनको इंडिया के बारे में क्या ही पता है? इनको अगर आप इंडिया का मैप दिखाओगे और बोलोगे हरिद्वार किधर है तो ये पॉइंट भी नहीं कर पाएंगे। इनको तो शायद लगता होगा कि हरिद्वार कोविड को ठीक करने वाली एक दवाई है जो रोगन लेता है। और कमाल की बात तो ये है कि इतनी कवरेज के बाद भी जावेद अख्तर जी को बड़ी नाराजगी हो रही थी कि कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। अरे WTF चाचा, सब लोग तो इसी बारे में बात कर रहे हैं यार। मार्टिना नवरातिलोवा ने इस बारे में भी ट्वीट कर दिया। और कितना बात करेंगे इसके बारे में? नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स का कुछ फर्क नहीं पड़ता, BBC का कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक साला पंजाब केसरी कवर नहीं करेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। एक कॉमन आर्गुमेंट जो इस तरह की चीजों के बारे में दिया गया था वो ये था कि भाई इस तरह की चीजों से भारत का जो एक प्रोग्रेसिव देश होने की इमेज है, एक सेक्युलर देश होने की इमेज है, वो इमेज खराब हो रही है। लोगों ने बोला कि भाई भारत की जो डेमोक्रेसी है वो फेल हो रही है इस तरह की चीजों की वजह से। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे आदमी ने बोल दिया कि भारत में रेडिकलाइजेशन हो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी का। आप रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हो? अच्छा जी, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अच्छा जी, 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। नहीं, आपकी पार्टी में तो साबरमती आश्रम बना हुआ है ना। आपकी पार्टी तो डांडी मार्च कर रही है ना सॉल्ट टैक्स के खिलाफ। मतलब असदुद्दीन ओवैसी का रेडिकलाइजेशन के बारे में कंप्लेन करना बेसिकली किम कार्दाशियन का प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कंप्लेन करने के बराबर हो गया। अखिलेश यादव का टोटिया चुराने के बारे में कंप्लेन करने के बराबर हो गया। कैरी मिनाटी का यूट्यूब वीडियोस में गालियों के बारे में कंप्लेन करने के बराबर हो गया। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये बुल्ली डील्स में जो हुआ है और हरिद्वार में जो हुआ है ये दोनों चीजें बिल्कुल गलत है और इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, हरिद्वार में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो किसी इलेक्टेड ऑफिशियल्स ने नहीं दिए हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो ओवैसी भाई हैं ये लोग AIMIM के मेंबर हैं, ये लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इस पार्टी के स्टेट असेंबली में ही नहीं पार्लियामेंट में भी सीट्स हैं। तो आप देखिए कि मीडिया ने अपना सारा का सारा अटेंशन जो है वो हरिद्वार में कुछ रैंडम साधुओं के ऊपर फोकस किया है, लेकिन इस बात पर फोकस नहीं किया जा रहा कि भारत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो लोग हिंदुओं का कत्लेआम करने की बात कर रहे हैं। क्या इस बात को मीडिया में डिस्कस किया गया? क्या इस बात पर जावेद अख्तर के दिल में दर्द डिस्को हुआ है? और इस तरह के बहुत स्पीचेस है भैया, और जावेद अख्तर चुप्पी की बात कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने कब बात की है इस तरह के स्पीचेस के बारे में? जिस दिन ये नौजवान
ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। आरफा खानम ने बुल्ली डील्स के मामले के बाद ट्वीट किया था कि उनको हिंदू बच्चों के फ्यूचर के बारे में घबराहट हो रही है, लेकिन क्या इस तरह के वीडियोस देखकर कभी उन्होंने बोला है कि उनको मुसलमान बच्चों के फ्यूचर की घबराहट हो रही है? याद करिए जब शर्जील इमाम ने बोला था कि वो असम को काट कर भारत से अलग करना चाहते हैं। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। उस समय पर हमारे भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी और फेमस सेलिब्रिटीज ने सामने से आके उसको सपोर्ट किया था। 2.5 मिनट के शर्जील के बयान को वायरल किया गया और उसके बयान को लेकर राजनीति गरमाई गई। विवाद ये है कि वो चक्का जाम की बात कर रहे थे, वो जो कि एक विरोध का एक तरीका है, ये अक्सर हुआ है भारत में। अच्छा जी, तो चक्का जाम करके असम को काटना एक लेजिटिमेट तरह का प्रोटेस्ट है। अब अगर इनको ये लेजिटिमेट लगता है तो पता नहीं और क्या क्या लेजिटिमेट लगता होगा। शायद इनको लगता होगा कि बॉम्ब ब्लास्ट करना पॉपुलेशन कंट्रोल का लेजिटिमेट तरीका है। शायद इनको लगता होगा कि बॉडी में आयरन बढ़ाने के लिए चम्मच खाना एक लेजिटिमेट तरीका है। शायद इनको लगता होगा कि अपनी करियर की बेहतरी के लिए बरखा दत्त के साथ फोटो खिंचवाना एक लेजिटिमेट तरीका है। और सुनिए, भागेंगे और जब तुम हमें भारत से भगाओगे, भारत से निकालोगे, तो हमारी शरीयत ने हमें आखिरी हल भी बता दिया और वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। मोदी और टकले सुन। अबे मैंने क्या किया यार? ये मेरे पे क्यों नाराज हो रहा है? ओ, अमित शाह की बात हो रही है। और देखिए ये भाई साहब खून की नदियों की बात कर रहे हैं। अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में गली गली में खून बहेगा। हम दावा करते हैं। मैंने तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, आपको इसी तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जब मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स जो हैं हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने की बात कर रहे हैं और उसको हरिद्वार के आसपास का भी कवरेज नहीं मिला है। उल्टा इस तरह के लोगों को भटके हुए नौजवान बोला जाता है, इस तरह के लोगों को हेडमास्टर का बेटा बोला जाता है, इस तरह के लोगों को एक लविंग फादर बोला जाता है, इस तरह के लोगों को ऑस्टियर रिलीजियस स्कॉलर बोला जाता है। दुनिया भर के लोग बोल रहे कि नहीं भैया ये आतंकवादी हैं, लेकिन मीडिया बोलती है प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। कसम से अगर यार हार्वी वाइनस्टीन जूइश की जगह मुस्लिम आदमी होता ना तो शायद उसको भी फेमिनिस्ट बोल देते, उसको भी सन ऑफ इमिग्रेंट्स बोल देते। और पॉलिटिकल लीडर्स से जब उसके एलिगेशंस के बारे में पूछा जाता तो वो भी बोलते अरे हुआ तो हुआ यार, छोड़ो, हुआ तो हुआ। और बुल्ली डील्स का भी एग्जांपल ले लीजिए। जिस तरह से बुल्ली डील्स ऐप बनाया गया था, जिस तरह से सुल्ली डील्स ऐप बनाया गया था, उसी तरह से आपको ये जान के शायद सरप्राइज होगा कई ऐसे सब रेडिट बने हुए हैं रेडिट पर जहां पर मुस्लिम मर्दों के द्वारा हिंदू औरतों की अश्लील फोटोज शेयर की जाती है और सर्कुलेट की जाती है इंटरनेट पे बिना उनके परमिशन के। इसी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं जो मुस्लिम मर्दों ने बनाए हैं जहां पर हिंदू औरतों की अश्लील फोटोज बिना उनके परमिशन के पूरे इंटरनेट पे शेयर की जाती है। क्या ये बिहेवियर बुल्ली डील से कोई कम है? तो एक तरफ तो इस तरह के बिहेवियर के बारे में कोई कवरेज ही नहीं हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो बुल्ली डील्स वाली न्यूज है उसको ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनिकली प्रमोट कर रहा है। यार बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे इतने गांड फटी के ये। बताइए वो राह सुझाते हैं हमें हजरते रहबर जिस राह पर उनको कभी चलते नहीं देखा। तो फाइनली सवाल ये आता है कि ये जो सिचुएशन इंडिया में हो रखी है, जो भारत में सेक्युलरिज्म का मजाक बना हुआ है, उसके लिए हम किसको ब्लेम करें? पहली बात तो भाई जो हरिद्वार में लोगों ने बिहेवियर किया है उनको ब्लेम करें, बिल्कुल उनके ऊपर तो ब्लेम बनता ही है। दूसरी बात जो भारत में मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ इस्लामिस्ट हैं उन पर ब्लेम बनता है, 100% उनके ऊपर भी ब्लेम बनता है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ये अब डिसाइड करने की जरूरत है कि क्या वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, नोबेल प्राइज विनर अब्दुल सलाम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अजीम प्रेमजी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी की तरह हमेशा जाहिल बने रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो शायद आप अग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो ब्लेम है ना वो हमारे भारत के लिबरल सेक्युलर इंटेलेक्चुअल एलीट की तरफ जाता है, क्योंकि ये लोग 24 घंटे भारत में इक्वालिटी की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने ही भारत में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके रखी हुई है
जहां पर एक कम्युनिटी को तो फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन दूसरी कम्युनिटी को सौतेले बेटे की तरह ट्रीट किया जाता है। इस तरह का सूडो सेक्युलरिज्म जो है, ये नेहरू और गांधी के पहले भी हुआ करता था, लेकिन इसको सही मायने में नेहरू जी और गांधी जी ने जन्म दिया है। और इस नेहरूवियन गांधीयन सेक्युलरिज्म ने पूरे देश में जहर घोल के रखा हुआ है। क्योंकि याद करिए गांधी जी के बारे में, जब महान इंडियन रेवोल्यूशनरी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली को मौत के घाट उतारा था। कर्जन वायली जो कि गवर्नर जनरल का बहुत खास आदमी था, जिसने बहुत सारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज को जेल में डाला था। उसके बाद गांधी जी ने मदन लाल ढींगरा के बारे में क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि दूसरों का खून सिर्फ एक डरपोक आदमी करता है। गांधी जी ने कहा था कि मदन लाल ढींगरा को किसी भी तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि मदन लाल ढींगरा ने डरपोकों वाला काम किया है। उसको आप कंपेयर कीजिए कि मोपला मैसेकर के बाद गांधी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मोपला मुस्लिम, जिन्होंने बेगुनाह हिंदुओं के साथ इतना कत्लेआम मचाया था, वो बहादुर लोग थे जो अपने भगवान से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि ये बेचारे लोग तो सिर्फ अपने मजहब के लिए और अपने खलीफा के लिए लड़ रहे हैं। जब अब्दुल राशिद नाम के एक रेडिकल मुस्लिम ने स्वामी श्रद्धानंद का खून किया था, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद शुद्धि कर रहे थे, यानी इस्लाम में कन्वर्ट हुए हिंदुओं को वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर रहे थे, तब गांधी जी ने अब्दुल राशिद को अपना भाई कहा था और कहा था कि उसने जो स्वामी श्रद्धानंद का खून किया है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसमें मीडिया प्रोपेगेंडा की गलती है। उन्होंने कहा था कि अब्दुल राशिद से नफरत करना या अब्दुल राशिद को क्रिटिसाइज करना हिंदुइज्म की तौहीन है और ऐसा करना हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ठेस पहुंचाएगा। ये कमाल का लॉजिक है गांधी जी। कसम से गांधी जी को हॉलोकॉस्ट दिखा दो और गांधी जी बोलेंगे यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये यहूदियों में और जर्मन्स में यूनिटी क्यों नहीं आ रही है। दिस इज बियॉन्ड साइंस। यही सेक्युलरिज्म जो गांधी जी ने क्रिएट किया है, यही सेक्युलरिज्म उनके शिष्य नेहरू जी ने भी इंडिया में फॉलो किया और फिर नेहरू जी के बनाए हुए इंटेलेक्चुअल एलीट, जिसको उन्होंने मीडिया में बिठाया, यूनिवर्सिटीज में बिठाया, स्कूल्स में बिठाया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में बिठाया, यही सेक्युलरिज्म पिछले 70 सालों से ये इंटेलेक्चुअल एलीट भारत में फॉलो करता हुआ आ रहा है। और इस फर्जी सेक्युलरिज्म को भारत का नेशनल विजन बनाया हुआ है पिछले 70 सालों से। और एक बात समझ लीजिए, इस तरह का सेक्युलरिज्म आपको बड़े दिल वाला नहीं बनाता, इस तरह का सेक्युलरिज्म आपको फट्टू बनाता है। लोग मजाक उड़ाते हैं और इसीलिए हर एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुओं को कमजोर समझती है। बताइए कितनी बड़ी इंसल्ट है इस कम्युनिटी की कि शिवाजी की कम्युनिटी को, बप्पा रावल की कम्युनिटी को, गुरु गोविंद सिंह की कम्युनिटी को, महाराणा प्रताप की कम्युनिटी को कमजोर कम्युनिटी माना जाता है पूरी दुनिया में। और अगर हिंदू कम्युनिटी का ये रेपुटेशन खत्म करना है तो इस तरह के नकली सेक्युलरिज्म को मरना पड़ेगा। इस सेक्युलरिज्म को मारकर असली सेक्युलरिज्म से रिप्लेस करना है, जहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जहां पर लोगों को उनके कर्मों के ऊपर जज किया जाता है, उनकी पतलून की लंबाई के ऊपर नहीं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुझसे एग्री करते हैं, क्या हिंदू कम्युनिटी का कमजोर या डरपोक होने का जो रेपुटेशन है दुनिया में, क्या वो गांधीयन सेक्युलरिज्म से, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म से डायरेक्टली रिलेटेड है? आपको क्या लगता है, हाँ या ना? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, शो की बहुत मदद होती है, शो को ग्रोथ होने में बहुत मदद होती है। नीचे कमेंट भी जरूर करें। अगर आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, श्याम शर्मा शो के यूट्यूब या पेट्रियन पर एक मेंबर जरूर बने। और श्याम शर्मा शो के फ्राइडे को जो नया फॉर्मेट में ला रहा हूं वीकेंड अपडेट का, उसके बारे में अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।